तो अब मैं लिख रहा हूँ समाकलन यानी इंटीग्रेशन के कुछ सूत्र पहले जो भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में काम आते हैं, वो कुछ 2, 3, 4 ऐसे फॉर्मूले मैं आपको लिख के बताता हूँ और फिर उदाहरण देके मैं समझाऊंगा कि त्वरण से वेग, वेग से विस्थापन, है ना, विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण, ये जो परिवर्तन है जो सवालों में पूछे जाते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं समाकलन के कुछ सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक, अब देखिए समाकलन में आपको क्या चीज़ दिखाई देती है। अवकलन पहले से दिखाई देता है। मान लीजिए डी वाई बटे डी एक्स है एक्स की पावर n, एक्स की पावर कितनी है, n है। ठीक, अब मान लीजिए ये अवकलन की अवस्था में, अवकलन की फॉर्म में लिखा हुआ एक संबंध है। अगर आप इसे इंटीग्रेशन तक ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ x है यहाँ पर भी x होना चाहिए। ठीक, तब ये सूत्र काम करेगा। तो कैसे देखें, तो छोड़ें डी वाई को इस तरफ और x की पावर n डी एक्स करें ऐसे। ठीक, तो ये बन गया समाकलन। इधर भी लगा सकते हैं ऐसे। ठीक, अब सूत्र क्या कहता है कि एक पावर n बढ़ाओ और जितनी पावर बढ़ने के बाद बनेगी उससे विभाजित करो, उससे डिवाइड करो। तो यानी यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिख सकते हैं, डी वाई को y की पावर 0 है तो y की पावर 0 प्लस 1, इधर x की पावर n है, इसमें एक जोड़ेंगे x की पावर n प्लस 1 और इसे भाग कर देंगे n प्लस 1 से, और यहाँ y की पावर 1 बनी तो 1 से भाग कर देंगे। अब इसके बाद तुम्हें लगानी पड़ेगी सीमाएं। ठीक, अब जैसे यहाँ सीमा लगा दूँ पहली x1 और यहाँ x2, यहाँ y1 और यहाँ y2। ठीक, तो कहता है ये परिवर्तन है, ये चेंज है, सीमाएं लगानी पड़ेंगी। तो y की पावर 1 यानी y और इस पे सीमा लगेगी y1 से y2। ठीक, उसी प्रकार आगे 1/n प्लस 1 तो अलग हो जाएगा। ठीक, और x की पावर n प्लस 1 पे सीमा लगेगी x1 से x2। ठीक, इस प्रकार अब सीमा लगाने का तरीका, पहले जो हायर है वो माइनस, फिर जो लोअर है। कैसे करें, y की जगह पे पहले क्या डाल दें, y2, फिर माइनस करें, फिर डाल दें y1। यह है सीमाएं लगाने का तरीका। इसके बाद ये n प्लस 1 नीचे अलग रखें, पहले x की जगह पे x2 डाल दें, x2 n प्लस 1 माइनस फिर x1 n प्लस 1 यानी x की जगह पे x1 डाल दें। ठीक, यानी उच्च सीमा डाल दी माइनस निम्न सीमा डाल दी, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाई जाए, अपर लिमिट डालने के बाद घटा दिया जाए लोअर लिमिट। तो ये है समाकलन। ठीक, कब, जब यहाँ घात हो। पावर का फार्मूला क्या है, पावर का फार्मूला है कि एक पावर बढ़ाई जाए और वही जो पावर बढ़ने के बाद बनी उसी से भाग कर दिया जाए। ठीक, ये है लगाने का तरीका। अब देखते हैं पावर के अलावा और कौन सा फार्मूला सूत्र महत्वपूर्ण है।
अब त्रिकोणमिति में, ट्रिगोनोमेट्री में अगर देखें तो दो सूत्र महत्वपूर्ण होते हैं, एक साइन वाला और एक कॉस वाला। ठीक, यानी अगर आप देखते हैं dy/dx और कहीं पे लिखा है साइन x, एक ये वाला है, और दूसरा dy/dx और ये है cos x। ठीक, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन का उल्टा। अब इसको लिखेंगे ऐसे, dy साइन x dx। ठीक, तो dy और dx किसका डिफरेंशिएशन साइन x था? तो देखेंगे माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन होता है, तो इससे बनेगा क्या? माइनस कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा y और ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स, और इस पे सीमाएं लगेंगी x1 x2, यहाँ पे y1 y2, इस प्रकार। ठीक, अगर सीमाएं नहीं लगाओगे तो एक नियत अंक लगाना पड़ता है, यानी उसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का नियतांक। ठीक, उसकी ज़रूरत फिजिक्स में जनरली पड़ती नहीं है, फिजिक्स में सीमाएं लगाई जाती हैं, इसलिए मैंने उसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है। अब इसके बाद यहाँ देखें तो किसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है? साइन एक्स का। तो सिंपल है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा y साइन एक्स, है ना, ऐसे। और सीमाएं x1 x2, इधर y1 y2। ठीक, अब सीमाओं को हल करना है, तो ये क्या बनेगा? y2 माइनस y1, और ये क्या बनेगा? साइन x2 माइनस साइन x1। अब देखो कैसे ले आते हैं, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और ये पहले x2 डाल देंगे तो बनेगा साइन x2। ठीक, फिर कम वाली लोअर लिमिट, तो क्या बनेगा? साइन x1। ठीक, कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, इसकी सीमा ऐसे लगा देते हैं साइन x2 माइनस x1। देखो ये भी तो है, x2 में से x1 घट गया, ये हो गई अपर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट। कहता है ये गलत है, सारे के सारे फंक्शन में वैल्यू पहले ऊपर वाली यानी हायर लिमिट लगानी है, फिर माइनस करना है, फिर लोअर लिमिट लगानी है, यानी ये तरीका सही है। ठीक, तो ध्यान रखें, इसलिए मैंने इस उदाहरण को लिया कि इसमें इस तरह की गलती हो सकती है। ठीक है, अब आया एक और महत्वपूर्ण सूत्र, तो कहीं देखते हैं dy/dx, ये कहीं है log x, log का आधार e है, ऐसे। ठीक, तो इसको प्राकृतिक log बोलते हैं, नेचुरल log। तो इसको ऐसे ना लिखा जाए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx, इसको लिख सकते हैं ln x। यानी अगर log का आधार e है तो ln x भी लिख सकते हैं। e का मान होता है 2.7
7, 8, 1 ऐसा बहुत बड़ी वैल्यू होती है ई की। ठीक, अब इसके बाद अगर इसका dx वहाँ पहुँचा दें तो ये बनेगा dy ln x dx, और ये हो जाएगा y = 1/x। ठीक, अब इस पर सीमाएं लगाओगे। y की सीमा y1 y2 और 1/x में सीमा x1 x2, तो ये बनेगा y2 - y1 1/x2 - 1/x1 ऐसा होगा। यहाँ भी गलती हो सकती है, कुछ बच्चे ऐसा लिख देते हैं x2 - x1, इसकी जगह पे ये लिख देते हैं, ये गलत है। तो कुल मिलाकर आपने देख लिया कि समाकलन में सीमाएं लगाने का तरीका क्या है। ठीक, यहाँ x1 है तो यहाँ y1 होना चाहिए, जो प्रारंभिक मान है वो यहाँ x का और यहाँ y का। ठीक, दोनों इसी तरीके से हों, प्रारंभिक लोअर तो यहाँ भी प्रारंभिक लोअर। यहाँ लगा दिया अंतिम मान, यहाँ प्रारंभिक, यहाँ लगा दिया प्रारंभिक, यहाँ लगा दिया अंतिम। आंसर गलत, आंसर का निशान बदल जाएगा, वो आंसर प्लस के बजाय माइनस में आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जो समतुल्य सीमा है, क्या कहते हैं इसको, समतुल्य सीमा। ठीक, समतुल्य सीमा का प्रयोग करें, यानी x1 पे y1। ठीक है, अब देखेंगे एक और महत्वपूर्ण फार्मूला समाकलन का। ठीक है, अब अगर कहीं लिखा है dy और dx e⁻x, ठीक, तो ये जो एक्सपोनेंशियल है e⁻x है ना, इसका पता लगेगा जिन लोगों के पास गणित है। ठीक, वो जानेंगे इसके बारे में। ई की मैंने अभी वैल्यू बताई थी 2.781 वगैरह। तो अगर ऐसा करते हैं तो चूंकि हमने देखा था कि इसका अवकलन भी नहीं बदलता, तो इसका डिफरेंशिएशन भी नहीं बदलता, तो क्या करें, dy = e⁻x dx, तो ये सेम रहेगा y = e⁻x। ठीक, अब इस पे सीमाएं लगाएं तो क्या हो गया, y1 y2 e⁻x x1 x2, तो ये बनेगा y2 - y1 e⁻x2 - e⁻x1। ठीक, तो ये बन गया इसका भी फार्मूला। ऐसे इसकी सीमाएं लगाई जाएंगी। इसमें भी गलती बच्चे करते हैं, यहाँ कर देते हैं x2 - x1, यानी ये जो सीमा है यहाँ लगा देते हैं, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। ठीक है, तो समझ गए होंगे पूरी तरह कि सीमाएं यानी लिमिट इंटीग्रेशन में कैसे लगाई जाती है। ठीक, अब इस पर आधारित जो फिजिक्स में सवाल है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, त्वरण है, वेग है, विस्थापन है, वो किस तरीके से काम करता है ये तब देखते हैं। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं लिखता हूँ। कोई वस्तु नियत त्वरण ए के, नियत त्वरण ए के, है ना, त्वरण का मान लिखते हैं, ए के अधीन, अधीन या आधीन जो भी लिखना चाहें, अधीन गति करती है, तथा किसी समय t पर उसका वेग, किसी समय t पर उसका वेग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, जहाँ u प्रारंभिक, है ना, वेग है। ठीक, समयांतराल t1 से t2 तक उसका विस्थापन बताइए। ठीक, इस तरह का ये एक सवाल बना दिया मैंने, हालांकि ये एक डेरिवेशन है। ठीक, बताइए, ऐसे लगा दो, बड़ा ही बना दो। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जो v है वो कितना है, u प्लस ए टी। v होता क्या है, v होता है विस्थापन के परिवर्तन की दर, यानी इसको कह सकते हैं कि ये है ds बाई डी टी, यू प्लस ए टी। ठीक, अब देखो बन गया फॉर्मूला, ये अवकलन की अवस्था है, dt को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा, समाकलन का सूत्र, समाकलन काम कर देगा। तो बनाओ ds, ये हो गया u dt प्लस ए टी डी टी। ठीक, यानी इस dt को यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस तरह बना। टाइम पहला t1, दूसरा t2, यहाँ पे भी t1, यहाँ पे भी t2, यहाँ पहला s1, दूसरा s2। ठीक, तो यहाँ तो s बनेगा, ये हो जाएगा s2 माइनस s1, क्योंकि ds का s बनेगा आप जानते हैं, और सीमा लग जाएगी, लिमिट उस पर लगा दोगे आप। u dt, u कांस्टेंट है, नियत है, तो dt का क्या बनेगा, t की कोई घात नहीं है, t की कोई पावर पहले से नहीं है, तो एक पावर बन जाएगी। अगर किसी की पावर देखो ds है तो यहाँ s की कोई पावर नहीं है तो एक पावर बनेगी, यानी पहले से पावर कितनी है, 0 है, तो अब उसमें एक जोड़ेंगे तो एक बनेगी। तो इसका मतलब ये हो गया u t, और t कितना, t1 t2, ऐसे प्लस a। अब देखो यहाँ t की पावर कितनी है, 1, क्योंकि ये t2 है, इसको t स्क्वायर ना समझ लेना, ये t2 है ना। तो यहाँ t की घात कितनी है, 1, और उसका इंटीग्रेशन हुआ है तो t की एक घात और जुड़ेगी इसमें, तो कितना हो जाएगा ये, t स्क्वायर। t की कितनी घात बन गई, 2, उसी से भाग करो तो ये बन गया बटे में 2, और लिमिट क्या है, t1 से t2। ठीक, अब देखो ये चीज़ आगे कैसे बन के आती है, s2 माइनस s1 u t2 माइनस t1 प्लस a बाई 2 t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। तो देखो ये बन गया तुम्हारा
विस्थापन। ठीक, यानी क्या है ये, S इक्वस टू यू टी, T2 माइनस T1 क्या, समयांतराल, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, जब ये कब कहे टी स्क्वायर, जब पहला समय शून्य हो, यानी जो T1 है वो शून्य हो, तब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, तब ये काम करेगा। अगर पहला समय शून्य ना हो तो फिर ये जो कहते हो काम करेगा। पहला समय शून्य हो जाएगा तो T1 कैसा हो जाएगा, 0, तो ये T2 फिर T बन जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर पहला समय 0 ना हो 1 से 3 सेकंड तक, तो फिर ये पूरा काम करेगा। पूरा का पूरा आपको विस्थापन इसी से निकालना पड़ेगा। तो क्या बना दिया, वेग के संबंध से, वेलोसिटी के इक्वेशन से विस्थापन का इक्वेशन बना दिया, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके। ठीक, अब सवाल आता है, समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा नियत त्वरण में गति के तीनों समीकरण प्राप्त करिए। ठीक, यानी गति के तीनों समीकरण बनाने हैं समाकलन से। ठीक, तो समाकलन द्वारा गति के समीकरणों का व्युत्पन्न, है ना, बस काफ़ी। ठीक, तो लेंगे त्वरण ए, इसके आगे लिख देंगे नियत, यानी कांस्टेंट। अब शुरू करेंगे, देखो अब लिखेंगे dv बाई dt, वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, a, त्वरण। तो अब dt को बदल ले जाएंगे, dv हो गया a dt। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, dv के लिए v लिखेंगे और सीमाएं लगाएंगे u से v, a, इसके लिए t लिखेंगे, सीमा लगाएंगे 0 से t। ठीक, अब v माइनस u, ये हो गई वेग की सीमाएं। ठीक, ए टी, इसे लिखेंगे ए टी माइनस 0। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर की सीमा नीचे की सीमा, ऐसे बोलेंगे। तो ये हो गया v इक्वस टू यू प्लस ए टी। ठीक, लिखेंगे जहाँ u प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक
ऐसे लिख दो, है ना, वेग है, ऐसा लिख दो। अब पहला समीकरण बना, अब v को क्या लिखेंगे, ds बाई डी टी यू प्लस ए टी। अब ये ds को इधर छोड़ देंगे, और dt को उधर ले जाएंगे, u डी टी प्लस ए टी डी टी। ds को ऐसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे ut, इसे लिख देंगे हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। या फिर सीमाएं लगाकर दिखा देंगे, जैसे यहाँ सीमाएं लगाई हैं, यहाँ पे भी लगा कर दिखा देंगे। ut t माइनस ज़ीरो हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ज़ीरो, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले के उदाहरण में बताया था, ठीक है। ये हो गया। अब करते हैं तीसरा समीकरण, ठीक है। तो तीसरा समीकरण भी यहीं से बन जाएगा, देखो इसे मिटा लो। अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो तुम्हारे सामने संबंध लिखा है, ये वेग, समय और एक्सेलरेशन का संबंध है, ठीक। इसे बदल लो, इसमें विस्थापन लगा लो। तो क्या करते हैं उसके लिए, दोनों तरफ इसे ds से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड करते हैं इसको। अब देखो ds बाई डी टी क्या होता है, अगर देखा जाए तो ds बाई डी टी क्या होता है, ये होता है v, यानी वेग, विस्थापन परिवर्तन की दर। तो ये बन गया v dv, और नीचे क्या रह गया, एक ds, ये हो गया a। अब ये v dv इधर छोड़ो, ds को उधर ले जाओ, जैसा कि तुम करते हो, v dv a ds। अब यहाँ v की कितनी पावर है, 1, और उसका इंटीग्रेशन हुआ है, तो पावर बढ़ा दो, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2। और इस पे सीमा लगाओगे u से v, यहाँ ए डी एस, ये बनेगा ए एस, इस पर सीमा लगाओगे 0 से s, ठीक, सिंपल हो गया। अब 2 है, ये तो कांस्टेंट है, तो पहले क्या करें, v की जगह पे v लगा दें, फिर u लगा दें, तो कुल मिला के कैसा मामला हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा ए एस। क्यों, v स्क्वायर लगेगा पहले v की जगह पे, फिर माइनस करोगे, फिर u लगेगा v की जगह पे, ठीक। देखो ये u प्रारंभिक वेग, ऐसा हो जाएगा ये। तो अब इसके बाद सिंपली लिख दिया v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या है, गति का तीसरा समीकरण हो गया ये, ठीक। इसमें समय नहीं है, ये वेग, विस्थापन और त्वरण के बीच में संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने दोनों विधि द्वारा, यानी अंक गणितीय विधि और अवकलन की विधि, समाकलन के द्वारा गति के तीनों समीकरण बनाकर देखे हैं, ठीक। यानी यहाँ पर हम सामान्यतया त्वरण, वेग और विस्थापन के बीच के संबंधों को समझ चुके हैं, ठीक।
अब बात यह है कि जो सवाल बनते हैं, जो उदाहरण हैं, वो किस तरह के हैं। अब हम उनको हल करेंगे, ठीक है। अब आ गया, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण है 4 नंबर, ठीक। उदाहरण 4 में कुछ त्वरण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व त्वरण के अधीन गति है ना, इसके बारे में कुछ जानकारी है। समीकरण हमने सब बना दिए हैं। और उदाहरण नंबर 3 यही था कि समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरण बनाइए, ठीक है। अब है उदाहरण नंबर 4, यानी उदाहरण नंबर 3 हम कर चुके हैं, मैंने अभी कराया, वो उदाहरण नंबर 3 में है। कहता है किसी बहुमंजिले भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है धरती से, उसकी ऊंचाई 25 मीटर है। यानी ऊर्ध्वाधर है ना, ऐसे ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया सीधा ऊपर की तरफ, वर्टिकल, यानी इधर उधर नहीं। और जी का मान, यानी गुरुत्व त्वरण का मान कितना है, 10 है या 9.8 है, 10 बता दिया। कितनी ऊंचाई से ऊपर को फेंका गया ये बताया, 25 मीटर। कहता है गेंद और कितना ऊपर जाएगी या कितना ऊपर जाएगी, गेंद धरती से टकराने के पहले कितना समय लेगी, ठीक। मतलब सवाल कैसा है कि समीकरण इस पे कैसे लगाना है, बस, और कुछ नहीं है। इसे मैं हल करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये है उदाहरण 4। किसी बहुमंजिलीय भवन, ठीक है। तो ये बना दिया, देखो मैंने बहुमंजिलीय भवन।
और इसकी जो ऊंचाई है, ये कहता है इसकी ऊंचाई है 25 मीटर, h बराबर 25 मीटर। और यहाँ से एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका और इसको प्रारंभिक वेग दिया ऊपर की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड। और अगर जी के मान की ज़रूरत पड़ती है, ये है देखो ज़मीन, अर्थ सरफेस, जी के मान की ज़रूरत पड़ती है तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण है ना, तो ये हो गया गुरुत्व त्वरण के अधीन गति। अब इसकी सारी बातें अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि गेंद को चूंकि ऊपर की तरफ फेंका गया है तो और ऊपर जाएगी। ठीक, तो लिखते हैं अधिकतम ऊंचाई तक जाने में गेंद को कितना समय लगेगा। ठीक, तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय। ठीक, पहली बात यह है, तो जब अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगी तो अधिकतम ऊंचाई पे इसका वेग 0 हो जाएगा। किससे फेंकी गई है? 20 मीटर पर सेकंड से। और ऊपर ऊपर कब तक पहुंचती रहेगी? जब तक एक बार अधिकतम ऊंचाई पे रुक नहीं जाती, फिर गिरेगी नीचे। तो यानी लगा दें पहला समीकरण vu प्लस AT। अधिकतम ऊंचाई पे वेग हो गया 0, u ऊपर को दिया, ऊपर को जाने वाली कोई भी राशि है उसको क्या लिखें? धनात्मक। और जो नीचे को लगी है उसको क्या लिख सकते हैं फिर? ऋणात्मक। तो ये हो गया 20। अब प्लस ए कैसा है? कहता है जी लगता है नीचे को, जो गुरुत्व त्वरण होता है वो ज़मीन की तरफ लगता है, अर्थ की तरफ लगता है, तो वो हो गया -10। तो ये हो गया t। तो ऊपर जाने का समय आ गया 20/10 यानी 2 सेकंड। ये हो गया, पहली बात हो गई। देखो ऊपर जाने तक का समय आ गया। अब कितनी ऊंचाई तक गया? ठीक, तो ऊंचाई, ठीक, तो लिखो गेंद की अधिकतम ऊंचाई भवन की छत से। कहाँ से निकालेंगे? भवन की छत से। तो अब कौन सा समीकरण लगा दूं? 3 समीकरण है तुम्हारे पास, तीनों को लगा के देख लो, है ना, तब पता चल जाएगा। एक तो लगा ही दिया तुमने, बाकी 2 हैं उनको भी लगा के देख लो। तो कह रहा जी तीसरा लगाने से आंसर मिल जाएगा आपको, u² प्लस 2as। अंतिम वेग 0 है, जिस वेग से ऊपर फेंका गया वो है 20 का वर्ग प्लस 2a है -10, s कहता है ये मिल जाएगी आपको दूरी, यानी ऊपर तक जाने की ऊंचाई, जो ऊपर तक गया कितना विस्थापन है, मैक्सिमम या अधिकतम ऊंचाई तक। देखो ये कितना आएगा? कहता है ये ऐसे भी आएगा 20 मीटर। कहता 20 मीटर ऊपर तक गया, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकेगी कोई भी वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई तक चली जाती है। जबकि इसमें जी कितना माना जाता है? गुरुत्व त्वरण कितना माना जाता है? 10। ठीक है, अगर 10 से कम मानेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगी, क्योंकि ये मान घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक, अब कुल ऊंचाई, ठीक, तो भवन के तल से कुल ऊंचाई, भवन का तल कहाँ है? ये है भवन का तल, जहाँ जमीन है, तो भवन के तल से कुल ऊंचाई। तो देखो भवन के तल से कुल ऊंचाई कितनी हो गई? कहता जी इसको h मान लो। ठीक, क्योंकि आपने छोटा h लिख दिया था 25 मीटर, तो जोड़ दो 25 प्लस 20
25 तो पहले ही था, 20 और गया, तो कितनी आ जाएगी भवन के तल से ऊंचाई? कहता है ये बनेगी 45 मीटर। ठीक, अब गेंद को अधिकतम ऊंचाई से भवन के तल तक पहुंचने में लगा समय, है ना, तो अब लिख देंगे गेंद को भवन के तल तक पहुंचने में लगा समय। ठीक, लेकिन ये सारा समय नहीं है, अधिकतम ऊंचाई से, तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? अधिकतम ऊंचाई से। ऐसे अधिकतम ऊंचाई वाले से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो इसमें लगा देंगे दूसरा समीकरण, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u है नहीं, क्योंकि जब अधिकतम ऊंचाई पे होगा तो वहाँ पे वेग कैसा होगा? शून्य है। ठीक, तो क्या लगा देंगे? h इक्वस टू हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो u है नहीं इसमें, तो h कितना है? 45, हाफ 1/2, a कितना है? 10, टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से t का मान आएगा 3 सेकेंड। हल करके देखो, ये 5 हो जाएगा, 5 नम 45, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। तो कुल समय कितना आ गया? कुल समय आ गया 2 सेकेंड का समय लगा था अधिकतम ऊंचाई के बिंदु तक जाने में। अधिकतम ऊंचाई कितनी? कहता थी 45 मीटर बन गई भवन के तल से। अब गिरेगा वहाँ से, शून्य है वहाँ पर वेग, अब 3 सेकंड में गिर जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगी बॉल। यानी अगर अधिकतम ऊंचाई तक बॉल पहुँची है और ऐसे गिर रही है, अधिकतम ऊंचाई के बिंदु से बॉल गिर रही है, तो कितने सेकंड में गिरी? 3 सेकंड में। ठीक, और कितनी ऊंचाई से गिरी? कहता जी 45 मीटर ऊंचाई से गिरी। तो कुल समय कितना आ गया? कुल समय कहता ये बनेगा 2 और 3 5 सेकेंड। ठीक, 2 सेकंड तक ऊपर गया और फिर 3 में गिर गया, भवन के तल पे आ गिरा यहाँ पे। ठीक, अब कह रहा है किस वेग से टकराएगा? कहता है जी ऊपर वेग कितना है? 0, और नीचे वेग कितना है? 3 सेकंड में। तो कहता है फिर गति के पहले समीकरण में डाल के निकाल लो। ठीक, तो गेंद कितनी ऊपर जाएगी? 20 मीटर और ऊपर जाएगी। कितने समय में आगे गिरेगी ज़मीन पे? 5 सेकंड लग जाएंगे, सारा समय 5 सेकंड आएगा। ठीक है, एक दूसरी विधि भी होती है, बताई है कि भाई विस्थापन लगा सकते हैं सीधे सीधे। ठीक, तो विस्थापन में आपको चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर की तरफ दी गई वेलोसिटी क्या है? प्लस में, विस्थापन नीचे है 25, जी भी नीचे है। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का विस्थापन ऊपर की तरफ आप धनात्मक मानते हैं तो नीचे है। ठीक, तो उसमें क्या करेंगे? विस्थापन लगा देंगे -25, यू लगा देंगे 20, जी लगा देंगे -10, एक ही जगह पे। ठीक, तो उस तरीके से क्या निकल जाएगा? इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, समय आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ आपको, यानी छोटी विधि से निकाल के बताता हूँ। ठीक है, तो विस्थापन का समीकरण क्या है? ये है S इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक,
ऊपर की तरफ जाने वाली जो राशि हैं वो कितनी धनात्मक हैं और नीचे वाली ऋणात्मक हैं। तो देखिए विस्थापन कहाँ है, यहाँ से नीचे विस्थापन है, यानी बॉल चाहे ऊपर से घूम के आए लेकिन आएगी यहीं पे। तो इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु कहाँ, छत पे, अंतिम बिंदु कहाँ, भवन के तल पे। तो देखिए विस्थापन नीचे की तरफ है, आना जाने को भूल जाएं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को देखें तो विस्थापन नीचे है। तो माइनस का 25 हो गया। वेग ऊपर को दिया है तो प्लस में लग जाएगा 20t। गुरुत्वाकर्षण या जो गुरुत्व त्वरण है वो नीचे को है, वो माइनस में लग जाएगा 1/2 10t²। ठीक, कह रहा इस समीकरण को हल कर लो। इस समीकरण को हल करने से सीधा तुम्हारा समय आएगा 5 सेकंड। ठीक, अब इसके गुणनफल विधि से करने पड़ेंगे तुम्हें, इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। करो, 5t² - 20t - 25 = 0। 5 कॉमन लेके हटा दो तो कितना आ गया, t² - 4t। 5 से भाग कर दो इसको, ठीक, तो -5 0। अब देखो गुणनफल विधि से दो, जो इसके दो गुणनफल हैं, जो इसके दो फैक्टर हैं वो पता करो इसके, ठीक है। कैसे, अब t² - 5t + t - 5 = 0। t कॉमन ले लो तो t - 5 + 1 कॉमन ले लो t - 5। ऐसे देखो क्या क्या आंसर मिल रहे हैं। यहाँ से एक आंसर मिल रहा है t - 5 = 0, t5 मिल रहा है, एक आंसर तो ये मिल रहा है। एक है t + 1 = 0, t - 1 है, एक ये मिल रहा है। कहता जी समय नेगेटिव नहीं होता, समय कैसा आ रहा है, -1, -1 सेकंड समय नहीं होता। तो कहता ये गलत है, तो ये सही है। ठीक, यानी डायरेक्ट समीकरण लगाकर भी केवल चिन्हों का ध्यान रखते हुए प्लस माइनस कैसे लगाते हैं मैंने बताया। ठीक, इस तरीके से भी विस्थापन के समीकरण को लगाकर आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। ये है दूसरी विधि, छोटी विधि। छोटी विधियां बहुत अनुभव के बाद लगाई जाती हैं। सबसे पहले हम जब पढ़ते हैं तो सामान्य विधियों का ही प्रयोग करते हैं, सामान्य फॉर्मूलों का ही प्रयोग करते हैं। जब हम धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगते हैं तब हम छोटी छोटी विधियां लगाकर भी बड़े बड़े सवाल हल करने लगते हैं। तो ये हुआ आपका एक उदाहरण त्वरण वाला। अब है अपेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी। एक ही दिशा में, रिलेटिव वेलोसिटी दो दिशाओं में भी होती है, अपेक्षिक वेग वो इससे अगले चैप्टर में आएगा। अभी हमें एक ही दिशा के अपेक्षिक वेग की बात करनी है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करनी है। ठीक, एक ही दिशा में आना जाना, मतलब एक दिशा में आना जाना। ठीक, एक दिशा का मतलब एक दिशा में जाना ऐसी बात नहीं, आना जाना भी हो सकता है। ठीक है, एक सरल रेखा में कह सकते हो, एक सरल रेखा में आना जाना है ना, सरल रेखीय गति है। तो बात करेंगे अपेक्षिक वेग के बारे में। ठीक है।